हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं और मैंने पिछले लेक्चर में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का थ्योरी बताया कि उसके कितने रिक्वायर्ड थ्योरी है, उसके क्या क्या फंडामेंटल्स है, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाइए पहले उस वीडियो लेक्चर को देखिए, क्योंकि उस वीडियो लेक्चर देखने के बाद ही आपका जो फंडामेंटल होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आपको देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। अगर आपका ग्रामर थोड़ा सा भी ठीक है, अगर आपको वाज इज ये सारी चीजें मालूम है कि इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है, तो आप मैथमेटिक्स के लैंग्वेज वाले जो भी क्वेश्चन है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या होता है कि उन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग देखिएगा कैसे क्वेश्चन को समझना है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को ये तरीका मैं सिखाऊंगा आपको कि आखिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आप कैसे समझ पाए, कैसे सॉल्व करें, कैसे अप्रोच करें, इन सारी चीजों को आपको देखना है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन एक एक चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी आफ्ताब को ही है, वो अपनी बेटी से कह रहा है। क्या कह रहा है? 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraic and graphically. इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट्स है, जो की वर्ड्स है, उनको हमें पॉइंट आउट करना है, आखिर उनका मतलब क्या होता है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि ये अपने बेटी से कह रहा है। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है? 7 years ago, ठीक है ना, 7 years ago। 7 years ago मतलब 7 साल पहले। यहाँ से एक बात आपको मालूम चला, कितने साल पहले? 7 साल पहले। I was 7 times, I was यानी मैं 7 गुना, यानी 7 times था तुमसे, ठीक है, ओल्ड। ओके, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? ऑल्सो 3 years from now, यानी आज से 3 साल बाद। आज से कितने साल बाद? 3 years from now, यानी आज से 3 साल बाद। I shall be, यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करना है। ओके, I shall be 3 times as old, I shall be 3 times as old as you will be, यानी मैं तुमसे 3 गुना होऊंगा उम्र में, मैं तुमसे 3 गुना होऊंगा जितनी तुम होगी। ठीक है, बस इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई आफ्ताब है जो अपने बेटी से क्या कह रहा है? अपने बेटी से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुने उम्र का था। किससे? अपने बेटी से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुनी उम्र, तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, 7 टाइम्स था, लेकिन आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का सिर्फ 3 गुना, यानी 3 टाइम्स ही रह जाऊंगा। बस इस सिचुएशन को आपको क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो चीजें समझ में आ गई है। अब मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि इसके इक्वेशन को कैसे लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इसके इक्वेशन को लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि मानना होगा कि आखिर आफ्ताब की जो प्रेजेंट उम्र है वो कितनी है। ओके, तभी तो उसकी उम्र का कंपैरिजन हम लोग कर पाएंगे। अभी मालूम होना चाहिए ना उसकी प्रेजेंट उम्र कितनी है, तो उसको हम लोग लेट करेंगे। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x and present age of his daughter। हमने क्या मान लिया? हमने ये मान लिया कि प्रेजेंट एज कितना है? x है, और उसकी बेटी का प्रेजेंट एज कितना है? y है। ओके, तो 7 years ago, 7 साल पहले, यानी अभी जितना एज है उससे 7 साल पहले। तो मान लीजिए अभी आपका एज 20 है। ठीक है, अभी मान लीजिए मेरा एज 20 है। ठीक है, तो 20 से 7 साल पहले, तो 20 - 7 होगा कि नहीं? 20 - 7 होगा तभी तो आज से 7 साल पहले होगा ना। आ रहा है बात समझ में? ये 2020 चल रहा है, इससे 7 साल पहले कितना होगा? तो 2020 - 7 years जो भी हो। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो मालूम होगा ना कि हमारा एज अभी कितना है। ओके, तो 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा? x - 7 एंड एज ऑफ डॉटर
एज ऑफ डॉटर कितना हो जाएगा y-7। ठीक है, आ रहा है ना बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या बोला था, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का, 7 टाइम्स ज्यादा उम्र का था। ओके, आफ्ताब अपने बेटी से क्या बोला कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। बात समझ में आ रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगा, x-7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y-7। आ रहा है ना बात समझ में। ये उसकी बेटी का उम्र है, ये उसका उम्र है। तो आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब बस इस इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को अब हमें एक्सपैंड कर देना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x-7 इज इक्वल टू 7y-49। आ रहा है बात समझ में। तो यहां से हमको ये क्या मिल जाएगा, x माइनस ये प्लस 7y, ये इधर -7y इज इक्वल टू -42। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आ रही बात समझ में। देखिए आप चीजें कैसे समझनी है। ठीक है, एज ऑफ आफ्ताब x मान लिए और उनकी बेटी का एज y, एज ऑफ आफ्ताब 7 साल पहले x-7, एज ऑफ डॉटर y-7, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस ये कर दी है। ओके, तो इतना आप नोट करें। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद, क्या बोल रहा है, आज से 3 साल बाद, यानी अभी जितना एज है इससे 3 साल बाद। तो क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 इयर्स क्या होने वाला है, एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा, x+3। यानी इनका जो एज है कितना हो जाएगा, x+3। अभी मतलब 2020 मेरा एज 20 है, तो आज से 3 साल बाद तो 20 + 3, मान लीजिए 20 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x+3 होगा ना, वही बोल रहे हैं यहाँ पे x+3। एज ऑफ डॉटर कितना हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स, y+3। अब यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था क्वेश्चन में ये बोला था कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज का सिर्फ 3 टाइम्स एज, मतलब मेरा एज तुम्हारे एज का सिर्फ 3 टाइम्स ही रह जाएगा। तो इनका एज x+3 है और इनकी डॉटर का एज y+3 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, x+3 और इनके बेटी का एज का कितना गुना ये रह जाएगा, 3 गुना ये रह जाएगा। आया बात समझे, 3 टाइम्स ही रह जाएगा। उसके बाद फिर से इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें एक्सपेंड करना है। इस इक्वेशन को हमें एक्सपेंड करना है। तो x+3 इज इक्वल टू 3y+9। तो x-3y आ रहा है बात समझ में, x-3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो जो अलजेब्रिक, जो क्वेश्चन में क्या बोला था कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली, दोनों बोथ फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो अलजेब्रिक फॉर्म में हमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें ग्राफिकली, ठीक है, अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो आप इतना पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना था, हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, क्योंकि हम ऑलरेडी अलजेब्रिक रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपका इक्वेशन है, अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या कीजिए, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के टर्म में उसका वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, x-7y इज इक्वल टू -42 है। तो क्या किए, बस x का वैल्यू हम y की टर्म्स में निकाल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू -42 और ये -7y है। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +7y। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू हम कुछ लेंगे, कुछ भी आप रख सकते हैं। लाइन आपको जो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, अब 5, 4, 7, 1000, 2000 जितना लेना है लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब x का वैल्यू -7 रखा, x का वैल्यू यहाँ पे -7 रखा, तो हमें क्या मिला, x का वैल्यू जब मैंने यहाँ पे -7 रखा, तो आपको अभी मैं रख के दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे कितना है, x इज इक्वल टू -7, ये कितना है -42। ठीक है, और ये +7y, तो ये इधर आ जाएगा। तो 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y, y इज इक्वल टू 5। तो आपको y इज इक्वल टू क्या मिला, 5। जब x का वैल्यू मैंने 0 रखा, सिमिलरली मुझे y का वैल्यू 6 मिला। जब मैंने x का वैल्यू 7 रखा, देन मुझे y का वैल्यू 7 रखा। एटलीस्ट किसी लाइन को आपको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स का होना जरूरी है, 2 पॉइंट्स का जरूरी होना चाहिए। 2 पॉइंट्स आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स निकाला ताकि आपको बातें ज्यादा समझ में आए, इसलिए मैंने 3 पॉइंट्स निकाले। ओके, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, -7,5, 0,6 एंड 7,7। जो दूसरा इक्वेशन था, ये क्या था, दूसरा इक्वेशन क्या था, x-3y + इज इक्वल टू 6।
x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। x का वैल्यू मैंने जब 6 रखा, y इज इक्वल टू 0 मिला। सिमिलरली इसका भी मैंने 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब इसको ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना था। क्या करना था? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। ओके, तो ये आप जानते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। बात समझ में आता है? ये क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव पॉजिटिव, ये क्या होता है? निगेटिव निगेटिव, और ये क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव। ये तो आप जानते होंगे। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप इसे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लाइन, इसको हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था? -7,5। तो यहाँ पे देख लिया -7,5 मेरा यहाँ पे आया, ठीक है। तो -7,5 ये कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा क्या था? 0,6। दूसरा यहाँ पे हम ले लिए क्या? 0,6। तीसरा क्या था? 7,7। यहाँ पे 7, यानी एक्स एक्सिस पे 7। आप लोग जानते हैं ना, इसका मतलब क्या है? -7,2 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे -7, वाई एक्सिस पे 2। ये बातें आप पहले से जानते हैं, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब बस क्या करना है, ये तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया, ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, हमारा लाइन मिल जाएगा। और ये जो लाइन होगा, किसका लाइन होगा? x - 7 y इज इक्वल टू -42। और दूसरा जो इक्वेशन था उसको सिमिलरली, ठीक है, क्या है मेरा? फर्स्ट 6,0, क्या है मेरा? 6,0, यानी x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 0, ये हो गया 6,0। दूसरा क्या है? 3,-1, यहाँ पे आ गया हमारा 3,-1। उसके बाद क्या है? 0,-2, 0,-2। अब क्या कर रहे हैं? इसको मिला दिए, बस ये हमारा दोनों लाइन मिल गया। x - 3y इज इक्वल टू 6 वाला लाइन ये हो गया, और x - 7y इज इक्वल टू -12 वाला लाइन ये हो गया, और हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। आप इसे देख पा रहे होंगे कि जो लाइन जा रहा है ऐसे जा रहा है, ये लाइन जो आपका जो जा रहा है ऐसे जा रहा है। ओके, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो जब हमसे वैल्यू पूछेगा कि x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा, इन दोनों का उम्र हमसे नहीं पूछ रहा, बस हमसे क्वेश्चन में ये बोला कि हम उसे रिप्रेजेंट करें अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली मेथड से। ओके, बस रिप्रेजेंट करना था, दैट्स व्हाई मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और अब आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है, उसको अभी हम लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है, बस आपको चीजें समझने की जरूरत है। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को हम पढ़ के समझेंगे। ओके, तब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और इससे जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हमें निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, किसी क्रिकेट टीम का एक कोच है, buys the 3 bat and 6 ball for Rs 3900। इतने रुपीज में, ठीक है, इतने रुपीज में वो 3 bats and 6 ball बाई कर रहा है, ठीक है। लेटर शी बाइज, यानी कुछ समय बाद या बाद में, ठीक है, अनदर बैट एंड 2 more balls। तो वो 2 बॉल और एक बैट को खरीद रही है, ठीक है, बाई कर रही है। बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर Rs 1300, ठीक है, 1300, यानी 1300 में वो बाद में 2 बॉल्स और एक बैट और बाई कर रही है। और पहले उसने 3 बैट्स एंड 6 बॉल बाई की थी, कितना में? 3900 में, ठीक है, 3900 में। आया बात समझ में? बस इसको भी अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली मेथड से आपको क्या करना है? शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज का यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या? सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब ये आप समझ रहे हैं कि आपका वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, और आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो आपका फंडामेंटल हम बताए थे कल, मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था, यानी प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको क्या बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपका वेरिएबल जो होगा वो वेरिएबल बोथ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होगा? सेम होगा। वही बात यहाँ पे बोल रहा है, सेम काइंड। अगर सेम काइंड डिफरेंट बोल देता तो बैट का सवाल ही नहीं आता ना, वो डिफरेंट बोल दिया, वेरिएबल ही आपका चेंज हो गया। जब वेरिएबल चेंज हो गया तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो लफड़ा था वो और ज्यादा बढ़ जाता। ओके, तो यहाँ पे ये सेम काइंड, ये वर्ड बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ बैट Rs कितना हो जाएगा? x मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बॉल कितना हो जाएगा? Rs y मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, जब फर्स्ट में उसने बाई किया उसके अकॉर्डिंग क्या है? 3 बैट्स है, यानी 3x, और कितने बॉल्स हैं? 6y इज इक्वल टू 3900, 3900। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनदर बैट एंड 2 more बॉल, ठीक है। तो x प्लस 2 more balls है, कितना 2 more balls है, और कितना आया?
1300, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। आया बात समझ में? लेट कर रही है। कॉस्ट ऑफ बैट आर एस कितना हो गया x, कॉस्ट ऑफ बॉल आर एस कितना हो गया y, 3x + 6y इज इक्वल टू 3900, 3900। यहाँ से आया फर्स्ट, जो फर्स्ट बाइंग था इसका कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल को इसने खरीदा। उसके बाद दूसरी बार इसने क्या खरीदा, तो 1 बैट एंड 2 बॉल को खरीदा। तो यहाँ पे क्या होगा, x + 2y इज इक्वल टू 1300। अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो गया। तो आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसे ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो ग्राफिकली मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। सेम प्रोसेस को यहाँ भी फॉलो करना है और इसे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, तो वही सेम प्रोसेस को हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू सेम वैसे ही हम लोग निकालेंगे 3900 - 6y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सेम प्रोसेस। और मैंने आपको बताया था कि आप x का वैल्यू, y का वैल्यू कुछ भी रख के आप 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए ताकि आपको लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, बातें समझ में आ रही होंगी कि लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ऐसे पॉइंट्स लेना है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स लेना है जिससे आपका जो कैलकुलेशन हो आसान हो जाए, आपका लाइन ड्रॉ करने का तरीका भी आसान हो जाए। आप कोशिश करें कि डेसिमल में ना जाए, आप कोशिश क्या करें, डेसिमल में ना जाए, बस ऐसे सिंपल सा रहे जो होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 300 रखा तो मैंने 500 मिला। ऐसे ही प्रोसेस करके मैंने 3 पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, और x + 2y इज इक्वल टू 1300 यानी 1300 है। ठीक है, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1300 - 2y। ठीक है, और x y के यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 300 रखा, x इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने 300 रखा तो वैसे ही हमको 500 मिल गया। ऐसे सिंपल प्रोसेस हम लोग को करते जाना है। ओके, बातें समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना था। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे 100 है, 300 है, 500 है, 700 है। इसीलिए मैंने 200 का डिफरेंस लिया। 100 को ले लिया 1 यूनिट, 300 को ले लिया 2 यूनिट। बातें समझ में आ रही है। और यहाँ पे हमारा ये ओरिजिन है। बात समझ में आ रही है। तो बस ग्राफ ड्रॉ किए, 300 500 का एक कोऑर्डिनेट मिला, 300 500 का ये कोऑर्डिनेट हो गया, 100 और 700 का, 100 और 600 का, तो 5 और 700 के बीच में आएगा 600। तो इसका मैंने एक पॉइंट लिया और ये तीनों पॉइंट को मिला के मैंने फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन था उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया। जो फर्स्ट इक्वेशन था उसके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, था हमारा क्या, 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। अब आप यहाँ पे देखिए ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब क्या है, लाइन कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है, लाइन कोलिनियर और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। आपको मैंने कल ही बताया था टेबल में कि अगर लाइन कोलिनियर हो जाए तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो आप इसे नोट कर ले। और इसका जो सेकेंड लाइन होगा इसी पे कोलिनियर होगा, यानी इसी पे लाई करेगा। और ये हमारा क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 1300। आया बात समझ में, x - 2y इज इक्वल टू 1300। बस यही था। तो आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन सिंपल सा है। बस इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन कर रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी 2 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना है, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी Rs 160। यानी 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स का एक दिन का जो खर्च है, एक दिन का जो कॉस्ट है कितना है, 160 रुपीज। 160 रुपीज। इतना लाइन को पढ़ने के बाद आपको क्या मालूम चला। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेट कर ले, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स Rs6 ले लीजिए, एंड आया बात समझ में, एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स Rs कितना ले लिए y। यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि 1 kg ग्रेप्स एंड 2 kg एप्पल्स का कॉस्ट एक दिन में कितना आ रहा है, 160। तो यहाँ से क्या इक्वेशन हो जाएगा, 2x + y इज इक्वल टू 160। ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया कि 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स का आपका कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना खर्च आ रहा है, 160। तो आपका यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है। जितनी इंफॉर्मेशन आप पास आ रही है, आपके पास जितना इंफॉर्मेशन, जितना आपको उससे जितना उससे आपको आउटपुट मिल रहा है उसको आप नोट डाउन करें, उसको आप लिख ले ताकि आपको वो चीज़ भूल ना पाए। ओके, बातें समझ में आ रही है ना, क्योंकि एक लाइन से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हर लाइन का मतलब होता है, हर वर्ड का मतलब होता है। कहीं वाज आ गया तो उसका मतलब ही डिफरेंट हो जाएगा, कहीं इज आ गया तो उसका मतलब ही डिफरेंट आ गया, कहीं शुड आ गया तो उसका मतलब ही डिफरेंट हो गया। बातें समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए हर लाइन को लिखना होता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर ए मंथ, यानी 1 महीने बाद,
1 महीने बाद इसका जो कॉस्ट है 4 kg एप्पल्स यानी 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है, खर्च कितना है 300 1 महीने बाद। तो एक बना, तो यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन होगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। बात समझ में आ गया। 1 महीने के बाद कितना हो जा रहा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 और एक मतलब किसी दिन कितना था 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ये बस अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आप इतना को नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लें, तब तक मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हमने आपको तरीका बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में हमें निकालने का कोशिश करना होता है। हमें क्या करना होता है, सिंपल से सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने का कोशिश करना होता है। ओके, तो x का वैल्यू 50 रखे तो हमें 60 मिल गया। बस आपको वैल्यू पुट करना है और इसे निकाल लेना है। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सिमिलरली मैंने इसका भी प्रोसेस किया, ये आपका जो सेकेंड इक्वेशन था और ग्राफ आपको प्लॉट किया, ठीक है। और हमने क्या देखा 50 है, 60 है, 60 है, 40 है, यानी 10 का अगर यूनिट लिया जाए, 10 का यूनिट ले लिया जाए और 20 का डिफरेंस रखा जाए, तो पहले मैंने 10 लिया और 20 का डिफरेंस रखा, 30, 50, 70, 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ किए, जो हमारा तीनों कोऑर्डिनेट जो दोनों लाइन में मिला, इसका जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें क्या मिला, ग्राफ हमें पैरेलल मिला। पैरेलल मिला तो हमने आपको कल क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों कभी एक दूसरे को टच करेंगी ना ही इंटरसेक्ट करेंगी, तो हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस ग्राफ को देख के हम यही बोलेंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 का ये 3 क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि लाइन इंटरसेक्टिंग थी, वहां पे आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा था, ठीक है। लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे क्या होता, यूनिक सॉल्यूशन होता। सेकंड इक्वेशन को मैंने क्या देखा, सेकंड इक्वेशन को हमने देखा कि वो क्या था, कोलिनियर था। जब कोलिनियर था तो आपको मैंने बताया था कि क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में आपने ये देखा कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स तीनों क्वेश्चन 3 वैरायटी के थे, तीनों में आपको एक में यूनिक सॉल्यूशन मिला, एक में नो सॉल्यूशन मिला, एक में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिला। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। और मेरे पोस्टर पे मेरा ईमेल आईडी info@tutorial@gmail.com एंड इंस्टाग्राम हैंडल दिया है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।